Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक समझेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। और हम इसको इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा और एग्जाम्स में भी फुल कॉन्फिडेंस रहेगा। चलो इसको एक अजीब से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही एलिमेंट कार्बन से बना डायमंड करंट बिल्कुल पास नहीं करता, पर उसी कार्बन से बना पेंसिल का ग्रेफाइट वो थोड़ा बहुत करंट पास कर देता है? हाँ, ये तो काफी अजीब है। मटेरियल तो सेम है, कार्बन, फिर इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों? एग्जैक्टली एक चीज पूरी तरह इंसुलेटर है और दूसरी कंडक्ट कर लेती है। और एक और सरप्राइजिंग बात सुनो, अगर हम एक कॉपर की वायर को गर्म करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन जब हम एक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन को गर्म करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बिल्कुल उल्टा। हाँ, बिल्कुल उल्टा रिएक्शन। इसी क्यों का जवाब आज हम ढूंढेंगे। मतलब गर्मी का असर भी अलग अलग मटेरियल्स पर बिल्कुल ऑपोजिट होता है? ये तो अजीब है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, सारा लॉजिक इस एक सिंपल आइडिया पर डिपेंड करता है कि किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमने के लिए कितने फ्री हैं। फ्री हैं? मतलब? जितनी आजादी से इलेक्ट्रॉन्स घूम पाएंगे उतना अच्छा करंट फ्लो होगा। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आराम से घूम सकते हैं, जैसे एक खुली हाईवे पर गाड़ियां, इसलिए वो अच्छे कंडक्टर्स हैं। और इंसुलेटर्स में इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए होते हैं? बिल्कुल। इंसुलेटर्स जैसे रबर या प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स के साथ मजबूती से लॉक्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। अच्छा। और सेमीकंडक्टर्स इन दोनों के ठीक बीच में आते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल सिचुएशन में तो बंधे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर आजाद हो सकते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्टेडियम एनालॉजी। स्टेडियम, ओके। हाँ, इमेजिन करो कि एक मटेरियल एक बड़ा सा स्टेडियम है। इस स्टेडियम में दो मेन सीटिंग सेक्शंस हैं। एक नीचे वाला सेक्शन जिसे हम साइंस की भाषा में वैलेंस बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ है, हाउसफुल है। ओके, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले सेक्शन में बैठे हैं। हाँ, अब इसके ठीक ऊपर एक और सेक्शन है जो पूरी तरह खाली है, उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, ठीक है। करंट तभी फ्लो करता है जब नीचे वाले भरे हुए सेक्शन से कोई इलेक्ट्रॉन उछलकर ऊपर वाले खाली सेक्शन में पहुंच जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि ऊपर पूरा सेक्शन खाली है तो वहां पहुंचकर वो आजादी से दौड़ लगा सकता है, घूम सकता है। और इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम करंट कहते हैं। अच्छा, तो सारा खेल इस जंप पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा पाया या नहीं। बिल्कुल। अब देखो कितना सिंपल हो गया। मेटल्स में ये दोनों सेक्शंस यानी वैलेंस और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं? हाँ, या आपस में ओवरलैप करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने की जरूरत ही नहीं, वो पहले से ही आराम से कंडक्शन बैंड में घूम सकते हैं। अच्छा, इसलिए मेटल्स हमेशा कंडक्ट करते हैं। राइट। और इंसुलेटर्स में क्या होता है? एनालॉजी के हिसाब से वहां जंप करना मुश्किल या नामुमकिन होगा। परफेक्ट। इंसुलेटर्स में इन दोनों सेक्शंस के बीच एक बहुत बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है। मान लो एक बहुत ऊंची दीवार है जिसे कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। इसलिए वो कंडक्ट नहीं करते। सही। और सेमीकंडक्टर्स में ये दीवार या एनर्जी गैप काफी छोटा होता है। रूम टेम्परेचर पर थोड़ी सी हीट एनर्जी मिलते ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस दीवार को जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और करंट फ्लो होने लगता है। हाँ, बस इतना ही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक सवाल है, ये जो गैप है, क्या ये एटम्स के बीच का कोई असली फिजिकल डिस्टेंस है या कुछ और है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये एक कॉमन कंफ्यूजन भी है। नहीं, ये कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, ये एक एनर्जी का गैप है। एनर्जी का गैप? हाँ, इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले यानी वैलेंस बैंड से ऊपर वाले बैंड यानी कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए चाहिए। फिजिकल दूरी नहीं, एनर्जी की दीवार है। समझ गई। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मली कैसे डिफाइन करता है। ओके, The gap between the top of the valence band and bottom of the conduction band is called the energy band gap, energy gap, EG. Case 1. In metals, the conduction band is partially filled or the conduction and valence bands overlap. Case 2. In insulators, a large band gap EG exists, EG 3 eV. Case 3. In semiconductors,
a finite but small band gap, e.g. 3 eV exists. ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, पर ये आखिर बनते कैसे हैं? एक अकेले एटम में तो बैंड्स नहीं होते ना? सही पॉइंट है। आओ इसको सिंपल स्टेप्स में ब्रेक करते हैं। स्टेप 1, जब एक अकेला आइसोलेटेड एटम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए शार्प अकेले अकेले एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स। ठीक है। स्टेप 2, लेकिन जब बहुत सारे एटम्स, जैसे अरबों खरबों एटम्स, पास आकर एक सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं, तो उनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। यहाँ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम करता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या था? स्कूल में पढ़ा था पर ठीक से याद नहीं। कोई बात नहीं। सिंपल भाषा में वो कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम एड्रेस यानी सेम क्वांटम स्टेट नहीं हो सकता। अच्छा। तो जब दो एटम्स पास आते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स एक दूसरे को थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो अलग हो जाएं। ओके। और जब अरबों खरबों एटम्स एक साथ आते हैं, तो ये लाखों छोटे छोटे शिफ्ट्स मिलकर एक कंटिन्यूअस बैंड जैसा दिखने लगते हैं। इसलिए शार्प लेवल्स अब एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं। अच्छा, तो अकेले लेवल्स आपस में मिलकर एक बैंड का ग्रुप बना लेते हैं। समझ गई। हाँ। स्टेप 3, इनमें से दो बैंड सबसे इंपॉर्टेंट हैं। नीचे वाला, जहां इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली रहते हैं, वो है वैलेंस बैंड। राइट। और उसके ऊपर वाला खाली बैंड, जहां इलेक्ट्रॉन फ्री होकर जा सकता है, वो है कंडक्शन बैंड। और स्टेप 4, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस ही एनर्जी बैंड गैप है, यानी ईजी। और यही सब कुछ डिसाइड करता है। ओके। एग्जाम्पल के लिए, डायमंड का बैंड गैप 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इसलिए डायमंड एक इंसुलेटर है। जबकि सिलिकॉन का बैंड गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसलिए वो सेमीकंडक्टर्स हैं। एग्जैक्टली। तो 3 ईवी एक तरह से हमारा बेंचमार्क है टू क्लासिफाई बिटवीन इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। गॉट इट। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com. That is profsam.com. अब आते हैं कुछ ऐसी कॉमन गलतियों पर जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में कर देते हैं। ओके। सबसे पहली गलती जो तुमने भी पूछी थी, वो ये सोचना कि बैंड गैप एटम्स के बीच का फिजिकल डिस्टेंस है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, ये फिजिकल दूरी नहीं बल्कि एक एनर्जी गैप है। राइट। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। बैंड गैप एनर्जी है, डिस्टेंस नहीं। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन, अक्सर सोचा जाता है कि 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कोई भी चीज कंडक्ट नहीं कर सकती। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है। पर यह गलत है। मेटल 0 केल्विन तो भी कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही कंडक्शन बैंड में हैं। उन्हें जंप करने के लिए एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी हाईवे पर हैं। अच्छा, तो मेटल्स को टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेमीकंडक्टर्स का क्या? वो भी कंडक्ट करेंगे 0 केल्विन पर? नहीं, सेमीकंडक्टर्स 0 केल्विन पर जरूर एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ओह। क्योंकि तब उनके पास जंप करने के लिए कोई थर्मल एनर्जी, कोई गर्मी नहीं होती। सारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में ही फ्रीज हो जाते हैं। ओके। और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर से कंट्रोल हो सकती है। वाओ, तो इसीलिए सिलिकॉन को गर्म करने पर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। यस। क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने की एनर्जी मिल जाती है। अब समझ में आया। इसको हमेशा याद रखने के लिए एक सिंपल मेमोनिक है, मैजिक। मैजिक। एम फॉर मेटल, जिनका बैंड गैप 0 है या ओवरलैपिंग है। ओके। आ फॉर ऑलवेज कंडक्ट्स मेटल्स, हमेशा कंडक्ट करते हैं चाहे ठंडा हो या गर्म। ओह, ऑलवेज कंडक्ट्स। ठीक है। जी फॉर गैप, एनर्जी गैप का साइज ही सब कुछ डिसाइड करता है। आई फॉर इंसुलेटर, जिनका गैप बहुत ह्यूज होता है, मोर देन 3 ईवी। राइट। और सी फॉर कंडीशनल कंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर, जिसमें कंडक्शन कुछ कंडीशंस जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर होता है। मैजिक, मेटल ऑलवेज कंडक्ट्स, गैप, इंसुलेटर, कंडीशनल कंडक्टर, ये तो काफी हेल्पफुल है। हाँ, और इसको विजुअलाइज करने का भी कोई तरीका है क्या? जैसे कोई एक्शन या जेस्चर? बिल्कुल, इसको फील करने के लिए एक जेस्चर भी है। मेटल्स के लिए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे पर ओवरलैप कर लो, ये ओवरलैपिंग बैंड्स दिखाता है। ऐसे? ओके। इंसुलेटर्स के लिए हाथों को जितना हो सके एक दूसरे से दूर स्ट्रेच करो टू शो द ह्यूज गैप। ठीक है, पूरा दूर। इन करता है। ये बहुत अच्छा तरीका है मेंटल इमेज बनाने का। हाथ ओवरलैप मतलब मेटल,
हाथ एकदम दूर मतलब इंसुलेटर और थोड़ा सा गैप मतलब सेमीकंडक्टर। ये अब हमेशा याद रहेगा। ग्रेट। तो इस पूरी डिस्कशन का सार क्या निकला? आओ इसको 3 की पॉइंट्स में समराइज करते हैं। पॉइंट 1, मटेरियल्स को मेटल, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में उनके एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, जो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है। पॉइंट 2, मेटल्स में बैंड गैप 0 या ओवरलैपिंग होता है, इसीलिए वो हमेशा कंडक्ट करते हैं। और इंसुलेटर्स में ये गैप बहुत बड़ा होता है, मतलब 3 eV से ज्यादा, इसलिए वो नॉर्मली कंडक्ट नहीं करते। एंड पॉइंट 3, सेमीकंडक्टर्स में ये बैंड गैप छोटा होता है, 3 eV से कम। इसलिए थोड़ी सी एनर्जी, जैसे रूम टेम्परेचर की हीट, मिलने पर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करके करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो मतलब उनकी कंडक्टिविटी कंट्रोल की जा सकती है। बिल्कुल, यही इनका सुपर पावर है। तो आज हमने समझा कि मटेरियल्स कंडक्ट क्यों और कैसे करते हैं। लेकिन एक सवाल सोचना, यही जो सेमीकंडक्टर्स की कंट्रोलेबल प्रॉपर्टी है, क्या हम इसे सिर्फ टेम्परेचर से ही कंट्रोल कर सकते हैं या कोई और तरीका है? क्या हम एक बेकार कंडक्टर जैसे प्योर सिलिकॉन को बिना टेम्परेचर बढ़ाए एक अच्छा कंडक्टर बना सकते हैं? इसका जवाब डोपिंग में छुपा है, जिसे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROF SAM, right? Yes, PROFSAM.com. See you in the next one.